नमस्कार दोस्तों, सीटेट का एग्ज़ाम 15 दिसंबर 2024 को होगा। पेपर 2 सोशल साइंस के लिए कंप्लीट मैराथन वीडियो लेकर आ चुका हूं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और पेडागोजी के टॉप लेवल के क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोगों को कराऊंगा, जो आपकी परीक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होंगे। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? राख के अवशेष पटने, शुतुरमुर्ग के साक्ष्य कुरनूल, आवासीय उद्योग स्थल हुंसगी, शैल चित्रकला चिरांद। यहाँ पर आपको विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, यहाँ पर आपको सही सुमेलित वाला बताना है। चलिए आपको बताते हैं। अगर मैं आपसे यहाँ पर कहूँ राख के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो राख के अवशेष पटने पुरास्थल से नहीं प्राप्त हुए हैं, बल्कि ये कुरनूल गुफा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? ये कुरनूल गुफा से प्राप्त हुए हैं। कुरनूल गुफा कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। अगर मैं बात करूँ शुतुरमुर्ग के साक्ष्य, शुतुरमुर्ग के साक्ष्य पटने पुरास्थल से मिले हैं। ये पटने कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर? ये पटने महाराष्ट्र में है, कुरनूल आंध्र प्रदेश में है। ठीक है ना। वहीं मैं बात करूं आवासीय उद्योग स्थल हुंसगी, हुंसगी जो है ये एक पूरा स्थल है। कहाँ का है? ये है कर्नाटका का। ठीक है, कर्नाटक का यह पूरा स्थल है। यहाँ पर किसके उद्योग स्थल हैं? यहाँ पर आवासीय उद्योग स्थल हैं। उसी के साथ चूना पत्थर से मिले औजार, चूना पत्थर के औजार कहाँ पर पाए गए हैं? चूना पत्थर के औजार की अगर मैं बात कर लूँ, ये भी महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा गया है कि किस पुरा स्थल से चूना पत्थर से निर्मित औजार प्राप्त हुए हैं। तो चिरांद नहीं, यहाँ पर हुंसगी से प्राप्त हुए हैं। चिरांद कहाँ का है? चिरांद बिहार का पुरा स्थल है। ठीक है ना। इतनी जानकारी मैंने आपको बता दी, जो कि आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। करेक्ट आंसर यानी कि सही सुमेलित कौन सा है? यहाँ पर सी वाला सही सुमेलित है, आवासीय उद्योग स्थल हुंसगी। ठीक है ना, ये वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पर चूना पत्थर से निर्मित औजार मिले हैं, राख के अवशेष कुरनूल गुफा से मिले हैं, यानी कि इसका मिलान इसके साथ होना चाहिए। शुतुरमुर्ग के साथ पटने से मिले हैं। ठीक है ना। चिरांद कहाँ पर है? बिहार में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कहता है कि निम्नलिखित में से क्या विविधता का एक उदाहरण नहीं माना जा सकता है? Which among the following is not representative of diversity? ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ऐसा उदाहरण बताना है जो किसका हो? डाइवर्सिटी का ना हो। ठीक है, ना हो विविधता का। बहुभाषी समाज, कास्ट सिस्टम यानी कि जाति व्यवस्था, धार्मिक बहुलवाद, बहुसंस्कृतिवाद। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है, क्या विविधता का उदाहरण नहीं माना जा सकता है। 3 आपके यहाँ पर विविधता का उदाहरण होगा, एक नहीं होगा, उसी को आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो वो यहाँ पर होगा बी विकल्प। ठीक है, बी विकल्प यहाँ पर होगा कास्ट सिस्टम। जाति व्यवस्था जो होती है ये विविधता का उदाहरण नहीं है। जाति व्यवस्था विविधता का उदाहरण नहीं है। जाति व्यवस्था जो होती है ये किसका उदाहरण है? ये भेदभाव का उदाहरण। किसका? भेदभाव को दर्शाती है जाति व्यवस्था। ठीक है ना। कोस्ट सिस्टम जो है कास्ट व्यवस्था यानी कि जाति व्यवस्था, ये भेदभाव को दर्शाती है, ना कि विविधता को दर्शाती है। विविधता का मतलब क्या होता है? लोगों की भाषाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, गुजराती, मराठी, ये आपकी होती है विविधता। ठीक है, विविधता में क्या क्या होता है? विविधताएं में समानताएं भी होती हैं, समानताएं भी होती हैं, समानताएं और उसी के साथ विभिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, विविधता के 2 पहलू होते हैं, समानताएं भी होती हैं और विभिन्नताएं भी इनमें आपको देखने को मिलती हैं, 2 चीज़ें। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जाति व्यवस्था हो जाएगा, जो कि विविधता का बिल्कुल उदाहरण नहीं है। बहुभाषी समाज, लोगों की अनेक भाषाएं होती हैं, जो कि विविधता का उदाहरण होता है। धार्मिक बहुलवाद, लोगों के अनेक धर्म होते हैं, हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, पारसी है, बौद्ध है, जैन है, ये भी तो दोस्तों विविधता का ही प्रतीक होता है। अगर मैं बात करूँ बहुसंस्कृतिवाद, लोगों के जो मतलब कि वो संस्कृतिवाद है, संस्कृति विचारधाराएं वो भी अलग अलग होती हैं, वही आपका क्या होता है? वो भी आपका विविधता होता है। ठीक है ना। नहीं वाला बताना था, इसलिए मैंने आपको बताया यहाँ पर जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम। आपने बेहतरीन ढंग से इस चीज़ को समझ लिया होगा। चलिए आप लोगों को आगे मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में आम चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन
ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? सबसे पहले कब हुआ था? When were the electronic voting machine EVM used in general election in India for the first time? 2000 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान राजा के प्रभुत्व का प्रतीक था? सिंबल ऑफ किंग्स डोमिनेंस, राज्याभिषेक, राजसूय, अश्वमेध, इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को यहाँ पर क्या बताना है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान राजा के प्रभुत्व का प्रतीक था? ये क्वेश्चन वैदिक काल, ठीक है ना, वैदिक पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। जो राजा के प्रभुत्व का प्रतीक था, ये प्रभुत्व का प्रतीक था राजसूय यज्ञ। कौन सा यज्ञ? ये एक अनुष्ठान था जो कि राजा के प्रभुत्व को दर्शाता था, राजसूय यज्ञ इसको बोलते थे। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था? ये बाद की बात है, ठीक है, जिसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता था, उसको बोलते थे अश्वमेध यज्ञ। परंतु जो राजा के प्रभुत्व को दर्शाए वो होता है राजसूय यज्ञ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लोहे की खोज ने कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। महाजनपद में शक्ति का आधार कृषि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन था। ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, 2 इज ट्रू, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट्स आर रोंग। यहाँ पर सही वाला आपको बताना है ना। लोहे की खोज ने कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन किए, बिल्कुल किए। कैसे किए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। महाजनपद में शक्ति का आधार केवल और केवल कृषि अर्थव्यवस्था था, उसी में परिवर्तन हुआ। यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, दोनों कथन यहाँ पर आपके राइट दिए गए हैं। अगर मैं बात करूँ महाजनपद काल की, महाजनपद काल, ठीक है, ये महाजनपद काल जो है उस दौरान कृषि अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है? जो लोहा है, लोहे की खोज हो चुकी थी, लोहे से फाल बनाए जाने लगे। फाल का मतलब एक प्रकार का हल, जिससे क्या होता है, खेतों को जोता जाता है। बड़े बड़े कुल्हाड़ी हो गया, फाल हो गए, या कुदाल हो गया, या हल हो गए, ठीक है, इनका प्रयोग बड़े स्तर पर होने लगा और भूमि की जो है उसकी जुताई होने लगी खेतों की। उसी के साथ ये जो महाजनपद काल है, ये नदियों के किनारे हुआ करते थे, ठीक है, नदियों के किनारे। जैसे मैं बात करूं मगध महाजनपद की, किसकी? मगध, जो कि विशाल, यानी कि ये सर्वाधिक शक्तिशाली मगध महाजनपद माना जाता है, जो कि गंगा नदी के किनारे था, ठीक है, गंगा नदी के किनारे था। इसका मैदान कैसा था? जहाँ पर नदियाँ होती हैं वहाँ का मैदान हमेशा ही उपजाऊ होता है, वहाँ पर कृषि अच्छी होती है, वहाँ पर उपजाऊ मैदान हो गया। लोहे की खोज के कारण यहाँ की खेती को बड़े मात्रा में जुताई हुई, जुताई के कारण यहाँ पर चावल की कृषि सर्वाधिक मात्रा में उपजाई गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? अन्न सबसे ज़्यादा पैदा होने लगा महाजनपद काल के दौरान। तो ये दोनों स्टेटमेंट इस प्रकार से सही हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया ना। तो यहाँ पर सी विकल्प राइट होगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, महावीर का जन्म किस महाजनपद में हुआ था? वज्जी में, मगध में, कौशल में, या वैशाली में? करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा वज्जी, ठीक है ना। वज्जी, वज्जी क्या है? ये एक महाजनपद है। क्या है? महाजनपद है। वहीं पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तमिल साहित्य की रचनाओं को संगम साहित्य क्यों कहा जाता है? यह राज्य 3 नदियों के संगम पर स्थित थे। इन रचनाओं में 3 भाषाओं का मिलन है। इनका संकलन 3 राज्यों के कवि सम्मेलन में किया जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आपको बताते हैं। जितनी भी तमिल साहित्य का मतलब जो आपका तमिल वाला क्षेत्र है, दक्षिण वाला क्षेत्र है, जिसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक ये वाले क्षेत्र आते हैं, उनकी रचनाओं को संगम साहित्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तमिल की जितनी रचनाएं हैं उनको संगम साहित्य बोला जाता है। आखिर क्यों बोला जाता है? इसका कारण दोस्तों है इनका संकलन 3 राज्यों के कवि सम्मेलन में किया गया था। वो 3 राज्य कौन थे? वो बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक तो है आपका चोल, ठीक है, चोल है, चेर है और एक पांड्य है, ठीक है, चोल, चेर, पांड्य। ये 3 ये क्या है? ये सरदारियां थी, ठीक है, जिनका उदय दक्षिण भारत में हुआ था, ठीक है ना, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। चोल, चेर, पांड्य, इन्हीं को संयुक्त रूप से
क्या कहा जाता है, मूवेंदार कहा जाता है, ये भी जान लो आप, मूवेंदार, ठीक है ना। ये एग्जाम में पूछा गया है, मूवेंदार किनको बोला जाता है, तो चोल, चेर, पांड्य, इन 3 राजवंशों को मूवेंदार कहा जाता है। दरअसल ये सरदारियां थी, ठीक है ना, व्यापार करने वाली कह लो आप एक प्रकार से, या ये एक राजवंश थे चोल, चेर, पांड्य, जिनको संयुक्त रूप से मूवेंदार कहा गया, ठीक है। और इन्हीं ने ही संगम साहित्य की स्थापना करी एक प्रकार से, जो कि आपके क्वेश्चन में ही पूछा गया कि तमिल साहित्य की रचनाओं को संगम साहित्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका संकलन 3 राज्यों के कवि सम्मेलन में किया गया था। वे 3 राज्य थे चोल, चेर, पांड्य, जिनको संयुक्त रूप से मूवेंदार के नाम से भी जानते हैं। चलिए आपने समझ लिया होगा। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय कहते हैं। इस क्षेत्र के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सर के ठीक ऊपर होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है ना। ये मैंने भी कई बार आपको कराया है, आपको याद होगा। बीच वाली रेखा जो ग्लोब को 2 भागों में डिवाइड करती है, ठीक है, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा, इसी को बोलते हैं। दूसरा नाम है इसका भूमध्य रेखा। क्या नाम है इसका दूसरा नाम है भूमध्य रेखा, ठीक है ना। विषुवत रेखा ये, इसके ऊपर होती है कर्क, नीचे होती है मकर। ये है आपकी मकर रेखा और ये है आपकी विषुवत रेखा, ठीक है ना। और ऊपर है आपकी कर्क रेखा। कर्क रेखा का मान कितना होता है, 23.5। ये मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही बताया था। इसका भी मान होता है 23.5, परंतु ये दक्षिण में स्थित होती है, इसलिए दक्षिणी अक्षांश, ऊपर वाली उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए उत्तरी अक्षांश में स्थित होती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला ये जो जोन है, यानी कि ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर सूर्य की जो है ऊष्मा सर्वाधिक प्राप्त होती है, इसलिए यह क्षेत्र बहुत ज़्यादा गर्मीला होता है, यानी कि उष्णकटिबंधीय वाला कहलाता है। जबकि जो ध्रुव होते हैं, ग्लोब के ऊपर वाले ध्रुव, यहाँ पर किरणें जो है वो तिरछी पड़ती हैं, इस कारण यहाँ पर बर्फ जमी रहती है, बहुत भयंकर यहाँ पर सर्दी होती है। बीच वाला क्षेत्र हमेशा ही यहाँ पर बहुत मात्रा में क्या होती है, गर्मी होती है, इसीलिए यहाँ के लोग काले होते हैं, ठीक है, काले लोग होते हैं। ये भी आपने समझ लिया होगा। इसका कारण की अगर मैं बात करूँ, इस क्षेत्र के सभी अक्षांशों पर, ठीक है ना, अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर के ठीक सर के ऊपर होता है। ये बात बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर कैसे हैं, बिल्कुल ट्रू हैं। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा आपका, यहाँ पर पहला वाला होगा ए एंड बी बोथ ट्रू। बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो पहला वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत किन मुख्य तत्वों या खनिजों से बनी होती है। व्हाट आर द मेन मिनरल्स इन द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। तो दोस्तों, जो पृथ्वी की आंतरिक परत है, जो आंतरिक लेयर है, वो किस चीज़ की बनी होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो 3 से 4 क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, वो कंसेप्ट आप लोग यहाँ पर एक बार समझ लो, भूलोगे कभी नहीं। चलिए बात कर लेते हैं। निकल, फेरस, निकल, मैग्नीशियम, निकल और सिलिका, फेरस और मैग्नीशियम। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको 3 चीज़ें बताऊंगा। जो अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी 3 परतों से मिलकर बनी होती है। पहली परत जो ऊपर होती है उसको परपटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पहली परत को परपटी। उसके नीचे मेंटल होती है, कौन सी, मेंटल परत होती है। मेंटल के नीचे क्रोड होती है, ठीक है। ये 3 परतें हो गई। परपटी को सियाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, SIAL, सियाल। मेंटल को सीमा भी बोलते हैं। मेंटल को क्या बोलते हैं, सीमा बोलते हैं। क्रोड को क्या बोलते हैं, निफे बोलते हैं, NIFE, ठीक है ना। ये चीज़ आपको याद रखनी है। परपटी सबसे ऊपरी परत होती है। कैसी परत होती है, सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, परपटी। उसके नीचे मेंटल और उसके नीचे क्रोड। क्रोड के 2 भाग होते हैं, आंतरिक क्रोड और बाहरी क्रोड। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आंतरिक परत। आंतरिक का मतलब क्रोड के बारे में पूछा गया है। क्रोड किससे मिलकर बनी होती है, निफे से मिलकर बनी होती है। निफे, NI का मतलब होता है निकल। क्या मतलब होता है, निकल। इसका मतलब होता है FE का मतलब होता है फेरस। फेरस का मतलब दोस्तों लोहा। फेरस को क्या बोलते हैं, लोहा ही तो बोलते हैं, या फेरस कह लो, एक ही बात है। तो निकल और फेरस यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पहला वाला। निकल एंड फेरस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
वहीं जो मेंटल है, मेंटल को महासागर की परत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको महासागर वाली, समुद्र वाली परत के नाम से जानते हैं, जिसको सीमा कहते हैं। SI का मतलब क्या होगा? सिलिका होगा। Ma का मतलब होगा मैग्नीशियम, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम किस में होता है? सिलिका और मैग्नीशियम जो पाया जाता है वो मेंटल यानी कि दूसरी परत में पाया जाता है। वहीं पर्पटी में सियाल और एलुमिना, SI का मतलब सियाल, Al का मतलब एलुमिना। सियाल में क्या पाया जाता है? पर्पटी में क्या पाया जाता है? सियाल और एलुमिना पाया जाता है। मेंटल में सीमा पाया जाता है यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम। क्रोड में निफे पाया जाता है यानी कि निकिल और फेरस पाया जाता है। आप लोगों ने इतनी चीज़ें बेहतरीन ढंग से समझ ली होंगी, ठीक है ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बता सकते हो, ठीक है। तो आंतरिक परत आपकी कौन सी हुई? तो भैया यहाँ पर आपकी हुई निकिल एंड फेरस, मैंने आपको बता ही दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करने वाले हैं 10 नंबर के क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स विल बी फॉर्मेड बाय रिवर्स? यहाँ पर है निम्न में से कौन सी आकृतियाँ नदियों के द्वारा बनाई जाएंगी? कौन सी आकृतियाँ यहाँ पर नदियों के द्वारा दोस्तों बनाई जाएंगी? विसर्प, मिंडर्स, जलप्रपात, वाटरफॉल, गोकुर झील, ओक्स बो लेक, स्टैक। तो चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं। जो दोस्तों दरअसल जो नदियाँ होती हैं, रिवर्स होती हैं, उनके द्वारा जो शेप्स यानी कि जो आकृतियों का निर्माण किया जाता है उसमें विसर्प आकृति भी होती है। जब नदियाँ क्या होती हैं, जब ये नदियाँ मैदानों में प्रवेश करती हैं तो वो इस रूप में यानी कि जैसे सांप रेंगता है उसी प्रकार ये मैदानों में बहने लगती हैं, बड़े मोड़ बनाकर बहती हैं, उसी को विसर्प बोलते हैं। जलप्रपात क्या होता है? जब नदियाँ, कोई पर्वत है, ठीक है, ये कोई पर्वत है, इस पर्वत से नीचे जब नदियाँ गिरती हैं, ठीक है, नीचे जब नदियाँ गिरती हैं तो ये वाटरफॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? वाटरफॉल यानी कि जल प्रपात कहलाता है। ये भी करेक्ट, यहाँ पर नदियों के द्वारा ही बनाया जाता है। गोकुर झील, ओक्सबो लेक भी ये नदियों के द्वारा ही बनाई जाती है। स्टैक दोस्तों किसके द्वारा बनाई जाती है? ये आपकी समुद्र के द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा? समुद्र के द्वारा बनाई जाती है। तो भैया यहाँ पर ये आपका गलत हो गया ना, 4 वाला। 4 जिन में है वो यहाँ से आपका कटेगा, बचेगा पहला वाला जो कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा जो कि नदियों के द्वारा बनाई जाती है। प्रश्न आ चुका है 11 नंबर का, कहता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा वंश शामिल नहीं था? विच डायनेस्टी वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द त्रिपार्टिट स्ट्रगल? तो यहाँ पर आपको बताना है जो त्रिपक्षीय संघर्ष था उनमें से कौन वंश शामिल नहीं था? चालुक्य, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? चालुक्य। चालुक्य जो राजवंश है ये इनमें इन्वॉल्व्ड नहीं था, ठीक है ना। प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल ये 3 राजवंश थे। इन तीनों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष था। ये कन्नौज को, ठीक है, ये कन्नौज एक राजधानी क्षेत्र था, ठीक है, जो कि इतिहास में इसका काफ़ी महत्व है। ये गंगा नदी घाटी के तट पे बसा हुआ एक नगर था जो कि रेशम मार्ग को होते हुए जाता था, इसलिए ये प्रतिहार हो गए, राष्ट्रकूट हो गए और पाल हो गए। ये तीनों मिलकर कन्नौज को अपने में शामिल करना या इन पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, इसलिए ये तीनों में इनका युद्ध हुआ था। प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल ये कन्नौज को हड़पना चाहते थे। कन्नौज एक समृद्धशाली उस दौरान एक राज्य था, ठीक है ना। और ठीक है, ये बात कब की है? ये 8वीं से लेकर के 9वीं शताब्दी की है, ठीक है, 8वीं से 9वीं शताब्दी की बात है, जब ये कन्नौज को हड़पने की कोशिश में ये 3 राजवंश आपस में ही लड़ने लगे, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। कन्नौज एक समृद्धशाली राज्य था, ये मैंने आपको बता ही दिया। ये रेशम मार्ग से भी जुड़ा हुआ था, चीन एशिया से होते हुए व्यापार का एक प्रमुख मार्ग था, इस कारण ये लोग इसको हड़पना चाहते थे। बात आपके पल्ले पड़ चुकी होगी, ठीक है ना। नोट इन्वॉल्व्ड आपको बताना, चालुक्य यहाँ पर हो जाएगा। 2 से 3 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन, वेरिंग जल संधि किन 2 महासागरों को जोड़ती है? आप लोग यहाँ पर चित्र को देख पा रहे होगे, ठीक है ना। वेरिंग जो जल संधि है ये किसको जोड़ती है? ये जोड़ती है प्रशांत और आर्कटिक। किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को ये जोड़ती है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होगे। चलिए आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पर बात करेंगे 13 नंबर के क्वेश्चन की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गलत वाला बताना है। सतनामी आंदोलन गुरु घासीदास, स्वाभिमान आंदोलन भीमराव अंबेडकर, यंग बंगाल आंदोलन डेरोजियो।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यहाँ पर गलत वाला आपको बता देना है, ठीक है ना। तो ओनली 2 होगा, 1 एंड 2 होगा, 2 एंड 3 होगा। तो यहाँ पर आपको कौन सा बताना है, गलत वाला ही बताना है ना, जो सही सुमेलित ना हो। सतनामी आंदोलन की शुरुआत गुरु घासीदास ने की थी, ये तो यहाँ पर सही बोल दिया गया है, ठीक है ना। इनमें चमड़े का काम करने वाले लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया था, जो कि इन्होंने मध्य भारत से सतनामी आंदोलन की शुरुआत की थी। स्वाभिमान आंदोलन को किसने शुरू किया था, रामास्वामी पेरियार ने। किसने, रामास्वामी पेरियार ने, ठीक है। किसको शुरू किया था, स्वाभिमान आंदोलन, जिसको आत्मसम्मान आंदोलन भी कहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं शुरू किया था, इसलिए आपका ये वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। यंग बंगाल आंदोलन डेरोजियो ने शुरू किया था, ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो सही सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों एक इसमें नहीं सुमेलित है, सेकेंड वाला। ओनली 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओनली 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा। ये वाला यहाँ पर गलत है, सुमेलित नहीं है। 2 केवल और केवल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आप लोगों को यहाँ पर अगला प्रश्न बताता हूँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य काल में अशोक द्वारा धम्म के आचरण हेतु प्रयास किया गया। धम्म मानव जीवन के लिए निर्वाण की परिकल्पना पर आधारित था। तो यहाँ पर बताना है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड अशोक ट्राइड टू कंडक्ट धम्म, ठीक है। धम्म वाज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ निर्वाण फॉर ह्यूमन लाइफ। तो यहाँ पर एक सही है या दोनों सही हैं, या सभी गलत हैं, या सभी सही हैं, आपको बता देना है। चलिए आपको बताते हैं, यहाँ पर दोनों ही आपके करेक्ट हैं। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ धम्म क्या है। जो धम्म अशोक ने अपनाया था, ठीक है ना, इसमें दोस्तों बड़ों के प्रति सम्मान, छोटों के प्रति प्रेम भाव, सभी का सम्मान करो, किसी का अपमान ना करो, ठीक है। यही है आपका धम्म, और कुछ नहीं है। इसी को किसने अपना लिया था, ये बौद्ध धर्म से प्रेरित था। ये भी यहाँ पर एक चीज़ लिख लेना, इस बार क्वेश्चन में पूछा गया था, ये किस धर्म से प्रभावित था या प्रेरित था। ये बौद्ध धर्म से प्रेरित था। कौन सा, धम्म। धम्म किससे प्रेरित है, बौद्ध धर्म से प्रेरित है। इस बार एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो दोनों यहाँ पर आपके कैसे दिए गए, दोनों यहाँ पर सही दिए गए हैं। चलिए आगे बताता हूँ। मध्यकाल में वंदगा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। वाट वॉज द वर्ड वंदगा यूज्ड इन द मेडिवल पीरियड। तो मध्यकालीन भारत में वंदगा शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था। तो आपको बता देना है, कुलीनों के लिए, फॉर द नोबल्स राज्यपालों के लिए, फॉर द गवर्नर्स दासों के लिए, फॉर द स्लेव्स कुलीनों के लिए, ठीक है। चलिए आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर बता ही देता हूँ। यहाँ पर होगा आपका सी विकल्प, दासों के लिए, फॉर द स्लेव्स। जो स्लेव्स थे, जो दास थे, नौकर थे, चाकर थे, ठीक है ना, जो नौकर थे, उन्हीं को क्या बोलते थे, दासों को क्या बोलते थे, वंदगा बोलते थे। वंदगा कैसा शब्द है, एक ये फारसी शब्द है। कैसा है दोस्तों, ये फारसी शब्द है। दिल्ली सल्तनत की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, तो उस वक्त के दौरान ये वंदगा हैं, जिनको दास कहते हैं हिंदी भाषा में, ठीक है ना, नौकर कहते हैं। इनको खरीदा जाता था। उस वक्त में दासों को, वंदगाओं को खरीदा जाता था। इनका भी व्यापार हुआ करता था, दासों वाला, ठीक है। वंदगाओं को खरीदा व बेचा जाता था, ठीक है ना। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, दास बोलते हैं, स्लेव्स बोलते हैं। ओके, आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करेंगे 16 नंबर के क्वेश्चन की। संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मूवेंद्र कहा गया है। मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सभी लोगों को बता ही देना है इसका कौन सा होगा। चेर होगा, पाल होगा, राष्ट्रकूट होगा, चोल होगा, राष्ट्रकूट होगा, पांड्य होगा, पाल, चोल, पांड्य, चोल, चेर, पांड। किसको दोस्तों मूवेंदार कहा गया। अब आपको कमेंट बॉक्स में फटाक से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता देना है, ठीक है। सभी ईमानदारी से बताएंगे। चलिए यहाँ पर बात करेंगे 17 नंबर के क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से स्वाभिमान आंदोलन की स्थापना किसने की। ईबी रामास्वामी पेरियार, श्री नारायण गुरु, वी.आर. अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद। हु एमोंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। आत्मसम्मान कह लो या स्वाभिमान आंदोलन कह लो, इसकी स्थापना किसने की, फाउंडेड, इसका फाउंडर कौन है वो आपको यहाँ पर बता ही देना है।
तो करेक्ट आंसर इसका होगा ईवी रामास्वामी पेरियार, जिन्होंने स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, जो रामास्वामी पेरियार हैं ये मनु स्मृति हो गई। यहाँ पर जो लिखता हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं एग्जाम से रिलेटेड है, यानी कि एग्जाम में पूछा गया है। मनु स्मृति हो गई, रामायण हो गई, भगवत गीता हो गई। ठीक है, ये जो धार्मिक ग्रंथ हैं हिंदुओं के, इन्होंने इनका क्या किया है, विरोध किया है। क्या किया है, इन सभी ग्रंथों का विरोध किसने किया है, किसने दोस्तों किया है, पेरियार ने किया है। ईवी रामास्वामी पेरियार ने इन सभी ग्रंथों का क्या किया है, बहिष्कार किया है, विरोध किया है। इनके ये कटु आलोचक थे इसीलिए इन्होंने स्वाभिमान आंदोलन की स्थापना करी। आगे दोस्तों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण और मैं आपको बताना चाहता हूँ श्री नारायण गुरु के बारे में। रामास्वामी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, इन्होंने स्वाभिमान आंदोलन की स्थापना करी। महाभारत रामायण जैसे ग्रंथों के ये कटु आलोचक थे। ठीक है ना, और ये दक्षिण भारत से बिलोंग करते हैं। नारायण गुरु भी दक्षिण भारत से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, तिरुवनंतपुरम से। नारायण गुरु किस लिए प्रसिद्ध हैं, इन्होंने एक नारा दिया था, वो नारा याद रख लेना। ठीक है, नारा कौन सा था, एक वो नारा था एक ईश्वर, एक ईश्वर। कौन सा नारा, एक ईश्वर, एक धर्म, एक धर्म, एक ईश्वर, एक भाषा। तो भैया नारा क्या था इनका, बहुत महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया है। किसने कहा, एक ईश्वर, एक धर्म, एक भाषा। तो नारायण गुरु का ये कथन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है ना। BR अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन को शुरू किया था। मंदिर प्रवेश आंदोलन को शुरू किया था। मंदिर प्रवेश आंदोलन को किसने स्थापित किया, शुरू किया, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने शुरू किया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर पहला वाला मैंने आपको बता ही दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अब 18 नंबर के क्वेश्चन की। भारत में जाति व्यवस्था निम्नलिखित में से क्या दर्शाती है, भेदभाव, पदानुक्रम, विविधता, पूर्वाग्रह। तो यहाँ पर मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, जो अपनी भारत में जो कास्ट सिस्टम है, जाति व्यवस्था है, वो हमेशा भेदभाव को दर्शाती है। ठीक है ना। विविधता को क्या दर्शाती है, विविधता को बिल्कुल नहीं दर्शाएगी, बिल्कुल नहीं दर्शाएगी। ठीक है, जिन जिन में सी है वो सबसे पहले आप लोग यहाँ से हटाओ उसको। जैसे यहाँ से दूसरा हटेगा, पहला भी हट जाएगा क्योंकि सी है उसमें। पदानुक्रम, पूर्वाग्रह। ठीक है, पदानुक्रम, जो पदानुक्रम होता है, जाति व्यवस्था पदानुक्रम को भी दर्शाती है, बिल्कुल दर्शाती है दोस्तों। वी और ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह क्या होता है, एक अवधारणा होती है। क्या होता है, एक अवधारणा होती है। तो ABD इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ABD। ठीक है ना, ABD यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, भेदभाव यहाँ पर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करेंगे 19 नंबर के क्वेश्चन की। यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म द सुंदरवन डेल्टा। तो ये सुंदरवन डेल्टा आपके कहाँ पर पड़ता है, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ओके, तो यहीं पर ये नदियाँ कौन कौन सी मिलती हैं, उन नदियों का नाम आपको बताना है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। ये 2 नदियाँ किसका निर्माण करती हैं, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि डॉल्फिन के बारे में दिए गए कथन ABC कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवड़ जल में डॉल्फिन पाई जाती है। डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। ABC तीनों सही है, AC सही है परंतु B गलत है, BC सही है परंतु A गलत है, AB सही है परंतु C गलत है। तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया, तीनों ही आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। A और B C तीनों सही हैं। डॉल्फिन क्या होती है, एक मछली होती है। इसका दूसरा नाम क्या है, सुसु। ठीक है, इस मछली को सुसु के नाम से भी जानते हैं। आपकी NCERT पुस्तक में बताया गया है। ये अलवड़ जल में, अलवड़ का मतलब होता है स्वच्छ जल। कैसा जल, एकदम स्वच्छ जल जिसमें लवड़ ना हो। क्या ना हो, लवड़। लवड़ का मतलब नमक ना हो, वो आपका होता है अलवड़ जल।
ये हमेशा ही अलवड़ जल में पाई जाती है। जैसे गंगा का पानी है और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, इनके जल में अलवड़ मतलब कि लवड़ नहीं पाया जाता है, इसलिए डॉल्फिन इन नदियों में पाई जाती है। अगर डॉल्फिन अभयारण्य की मैं बात करूं, बिहार राज्य में स्थित है। ओके, और डॉल्फिन जहां पर रहती है उससे पता चलता है कि जल शुद्ध है या अशुद्ध है, यानी कि जल की शुद्धता का भी पता डॉल्फिन की उपस्थिति से चलता है। इसलिए तीनों करेक्ट यहाँ पर हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों 21 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडल परत की पहचान करें। यहाँ पर आपको पहचानना है कौन सी लेयर यहाँ पर होगी। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं, बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान भी घटता जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट होगा मध्यमंडल, मेसोस्फीयर। ठीक है, मेसोस्फीयर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्षोभ मंडल की अगर मैं बात करूँ, ट्रोपोस्फीयर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मौसम से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं होती हैं, आंधी तूफान, ठीक है, ये सारी की सारी क्षोभ मंडल में होती हैं, इसलिए इसको मौसम परिवर्तन घटना या लेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, परत के नाम से। मौसम वाली घटनाएं हो गई आपकी समताप मंडल को ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। और इसी के साथ यहाँ पर आपके जहाज जो हैं, वायुयान हैं, वो उड़ाने के लिए यही परत आपकी आदर्श मानी जाती है। वायुमंडल जिसको एक्सोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, इसको आयन मंडल के नाम से भी जानते हैं। किस मंडल से? आयन मंडल के नाम से भी इसी को जानते हैं। रेडियो वाली तरंगे यहीं पर आपकी उत्पन्न होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 22 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी यानी कि लेखपाल, पटवारी या लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा होता है। जो दोस्तों ग्राम पंचायत की अगर मैं बात करूं, वहाँ पर जो लेखपाल होते हैं, जो पटवारी होते हैं, उनका आखिर उत्तरदायित्व क्या होता है? सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रखरखाव, भूमि विकास के लिए रोजगार योजनाओं को लागू करना, शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधित विवादों को रोकना, भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। तो यहाँ पर करेक्ट आपका हो जाएगा भूमि मापन। कौन सा करेक्ट होगा? 4 नंबर का यहाँ पर करेक्ट होगा भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। एक लेखपाल अथवा पटवारी का काम यही होता है। भूमि यानी कि जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी कागजात हैं उनको सुरक्षित रखना, और भूमि मापने संबंधित उसी से संबंधित ये पटवारी होता है। ठीक है, पटवारी की जांच कौन करता है? इसकी जांच कौन करता है पटवारी की? तो भैया तहसीलदार इसकी जांच करता है। ये भी याद रख लेना, आपकी पुस्तक में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन, महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। आगे बताया गया है लेब्राडोर एक गर्म जल धारा है। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, 3 से 4 बार पूछा गया है, इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं महासागरीय धाराओं की, जैसे यहाँ पर आपको ग्लोब के माध्यम से समझा देता हूँ। ये रही आपकी ग्लोब, ठीक है। जो यहाँ पर जो आपकी विषुवत रेखा होती है, यहाँ पर सर्वाधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। यहाँ पर जो आपके सागर हैं, ठीक है, यहाँ वाले, तो ये आपके गर्म होते हैं, गर्म होते हैं। जो आपके यहाँ पर ऊपर होते हैं, ऊपर वाले कैसे होते हैं? ठंडे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की ऊष्मा यानी कि ऊर्जा जो प्रकाश है वो कम पहुँच पाता है, तिरछी किरणें पड़ती हैं। यहाँ पर जल ठंडा होगा नीचे नीचे, और बीच वाला सर्वाधिक कैसा होगा? एकदम गर्म जल होगा। ओके, यहाँ पर कहा गया ठंडी धाराएं ध्रुवीय, जो ग्लोब के ऊपर वाले भाग होते हैं यही आपके ध्रुव कहलाते हैं, ध्रुवीय, ठीक है, अथवा उच्च, इनको उच्च अक्षांश भी बोलते हैं, से जल को उष्णकटिबंधीय यानी कि जल आपका आ रहा है कर्क रेखा और मकर रेखा के पास, निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती है, बिल्कुल ले जाती है दोस्तों। ये है ठंडी धारा, सही है। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है? मछलियाँ होती हैं, सबसे ज़्यादा मछलियाँ वहाँ पर उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है ना। ये भी बात सही है। लेब्राडोर एक गर्म धारा नहीं है, बल्कि ये कैसी है कि ये ठंडी धारा है। लेब्राडोर कैसी है? एक ठंडी धारा है। ओके, तो इतना आपने समझ ही लिया होगा। तो बी यहाँ पर गलत है, बाकी ये दोनों आपके सही हो जाएंगे। कौन सा सही हुआ? बी इसमें है तो ये कटेगा ना, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, बचेगा ए और सी। ए सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ए और सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करेंगे 24 नंबर के क्वेश्चन की। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे। पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन यूज टू मेक,
क्या बनाते थे? स्टोन सील्स यानी कि पत्थर की मोहरें, पीले रंग से डिज़ाइन किए गए पात्र, ठीक है ना, लोहे से बनी तकलियाँ, सोने से बने बर्तन। तो भैया यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बता ही देना है, कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो ही जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो दोस्तों मोहरे बनाते थे, मोहरे बनाते थे, वाट बनाते थे, विभिन्न प्रकार के मृदभांड भी बनाते थे, बर्तन भी बनाते थे, सोना चांदी से संबंधित बर्तन भी बनाते थे। परंतु दोस्तों इसमें लोहे का प्रयोग नहीं हुआ है। एक चीज़ याद रख लेना, लोहे का प्रयोग इसमें कतई भी नहीं हुआ है, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं, क्योंकि इसमें कांसे का प्रयोग हुआ है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन बोलते हैं। लोहे का प्रयोग नहीं हुआ है। लोहे का प्रयोग कहाँ होता है? ये उत्तर वैदिक काल के बाद यानी कि महाजनपद काल के बाद में लोहे का प्रयोग अधिक मात्रा में होने लगा था, उससे पहले नहीं होता था। तो भैया यहाँ पर पत्थर की मोहरें भी मिलनी है, लोहे से बनी तकलियाँ यानी कि लोहे का प्रयोग होता ही नहीं था, तो ये तो आपका गलत होगा। सोने से बने बर्तन भी यहाँ पर मिले हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए और डी कौन सा होगा मेरे भाई? यहाँ पर ए और डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र यहाँ पर नहीं मिले हैं, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पर हुआ? ए डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 25 नंबर का क्वेश्चन, कैटामरेन किसे कहते हैं? व्हाट इज द कॉल्ड कैटामरेन? ए फिशिंग बोट, शिप, बस, ट्रक। तो करेक्ट आंसर होगा फिशिंग बोट। मछुआरों की जो छोटी नाव होती है उसी को बोलते हैं कैटामरेन। क्या बोलते हैं? कैटामरेन, इसी को बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कहता है? मानसून के दौरान मछली पकड़ने का काम बंद रहता है। क्यों बंद रहता है? यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है। मछलियाँ प्रवास कर जाती हैं, बाजार में मछलियों की मांग कम हो जाती है, मछलियों में बीमारी फैल जाती है। अगर मानसून की मैं बात करूं, मानसून के दौरान जितनी भी मछलियां होती हैं उनका पकड़ने का काम बंद हो जाता है, क्योंकि इस दौरान मछलियों के प्रजनन का समय होता है। मानसून के दौरान मछलियों में प्रजनन का समय होता है, जिस कारण लोग मछलियों को पकड़ना बंद कर देते हैं। ये महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27, ओणम एक विशेष प्रकार का आकर्षण क्या है? मछली पकड़ना, फिशिंग, नाव प्रतियोगिता, वोट कंपटीशन, चीना मिट्टी में खाना पकाना, कुकिंग इन द चाइना, नन ऑफ दीज। तो कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा? जो ओणम है दोस्तों, ये ओणम एक प्रकार का नाव प्रतियोगिता है। क्या है? नाव प्रतियोगिता है, बोट कंपटीशन यहाँ पर होगा, जो कि दक्षिण भारत से ही रिलेटेड है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आपका है 28 नंबर का, कहता है कि तिब्बत का कौन सा ग्रंथ लद्दाख में प्रचलित है? विच तिब्बतन बुक इज द पॉपुलर इन द लद्दाख? सेफ्रॉन सागा, चीना मिट्टी, ट्रेवलोइंग, नन ऑफ दिस। यहाँ पर करेक्ट आंसर की मैं बात करूँ, केसर सागा। जो दोस्तों केसर सागा ग्रंथ है, ये ग्रंथ है तो तिब्बत का, परंतु लद्दाख में बहुत प्रचलित है। अगर मैं बात करूँ लद्दाख में कौन से लोग रहते हैं? यहाँ पर मुस्लिम और बौद्ध, मुस्लिम और बौद्ध लोगों की जनसंख्या यहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है, पहली बात। और यहाँ के जो कौन सा ग्रंथ मैंने आपको बताया, केसर सागा, यहाँ पर लोग इस पर नाटक खेलते हैं, नृत्य करते हैं, ठीक है ना। केसर सागा ग्रंथ यहाँ का फेमस ग्रंथ है। और मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी बोलते हैं। लद्दाख को क्या बोलते हैं? छोटा तिब्बत भी बोलते हैं, लिटिल तिब्बत भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाषा हो गया, धर्म हो गया, भोजन हो गया, ठीक है। भाषा, धर्म, भोजन ये समान हैं यहाँ के। जो लोग तिब्बत में खाते हैं वही लोग लद्दाख में खाते हैं, जो भोजन करते हैं, भाषाएं बोलते हैं, ठीक है। धर्म है, धर्म कौन सा है? बौद्ध और मुसलमान है, इसलिए लद्दाख को छोटा तिब्बत, लिटिल तिब्बत के नाम से भी जानते हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी एग्जाम में 2 से 3 बार पूछी गई है। केसर सागा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर, 29 नंबर का, छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है? मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है ना। लद्दाख को बोलते हैं छोटा तिब्बत। कारण मैंने 3-4 आपको बताए। भाषा के कारण इसको बोलते हैं, धर्म के कारण बोलते हैं, भोजन के कारण बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 30 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कश्मीर में किस प्रकार की ऊन प्रचलित है? पश्मीना, केसरी, लुधियाना या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पश्मीना। जो पश्मीना ऊन है ये भेड़,
भेड़ों से निकाली जाती है कहाँ पर? कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में भेड़ों से निकाली जाती है। इस ऊन का प्रयोग सोल बनाने में काम आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 31 नंबर का क्वेश्चन, हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद जमीन में बराबर हिस्सा किसको मिलता है? बेटों को, बेटियों को, उसकी पत्नी को, उपरोक्त सभी को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी को। 2005 का अधिनियम कहता है अगर किसी पिता की मृत्यु हो जाती है या पत्नी के पति की मृत्यु हो जाती है तब उस पर उनके बेटों का बराबर हिस्सा होगा, बेटियों को भी मिलेगा, उसकी पत्नी को भी मिलेगा। ठीक है, जमीन पर। ठीक है, जमीन जायदाद पर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का राइट आंसर सभी यहाँ पर हो जाएंगे। चलिए बात करेंगे यहाँ पर 32 नंबर के क्वेश्चन की। मानचित्र के घटक कौन कौन से हैं? दूरी, दिशा, प्रतीक, चाल। केवल ए, केवल बी, केवल सी, ए बी सी तीनों। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा? मानचित्र के कुल कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं। एक तो दूरी हो जाएगा, दिशा हो जाएगा और प्रतीक हो जाएगा, चाल नहीं होती है। तो यहाँ पर ए बी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मानचित्र के 3 ही घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। चलिए यहाँ पर 33 नंबर का क्वेश्चन, सही कथन चुने। प्रकाश की गति लगभग कितना यहाँ पर लिखा हुआ है? यहाँ पर है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। सूर्य के प्रकाश को पहुँचने तक कितना टाइम लगता है पृथ्वी पर पहुँचने में? तो 8 मिनट का टाइम लगता है, 8 मिनट का समय लगता है। केवल ए राइट है, बी है या दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं है? यहाँ पर दोनों ही आपके राइट दिए गए हैं। ठीक है ना, कौन सा राइट आपका है? यहाँ पर आपके दोनों ही राइट आंसर दिए गए हैं। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है किसकी गति? प्रकाश की। और इसको पहुँचने में 8 मिनट का टाइम लगता है पृथ्वी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर का प्रश्न, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे भाग क्षेत्र को कहा जाता है वायुमंडल, वन मंडल, जैव मंडल, इनमें से कोई नहीं। एटमॉस्फेयर, फॉरेस्ट फोर, बायोस्फीयर या नॉन ऑफ दीज। जिसमें दोस्तों लिटोस्फेयर भी होना चाहिए, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर। तो चलिए इस चित्र के माध्यम से आप लोग यहाँ पर समझ लो। ये एक चित्र, दूसरा चित्र आपका ये रहा और तीसरा चित्र आपका ये रहा। ठीक है ना, ठीक है। ये स्थल मंडल, लिथोस्फेयर ये है आपका स्थल मंडल, और ये हाइड्रोस्फेयर यानी कि कौन सा मंडल? जलमंडल, और ये है एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। ये 3 जहाँ पर उपलब्ध होते हैं वहीं पर जीवन संभव होता है। इसी को जैव मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैव मंडल यानी कि वायोस्फीयर के नाम से इसी को ही जानते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। स्थल मंडल में जमीन वाला टुकड़ा आता है। ठीक है, केवल और केवल। जलमंडल में केवल और केवल जल ही जल आता है, समुद्र, नदियाँ आती हैं। वायुमंडल की 5 लेयर आती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल, बोमंडल। ठीक है, ये सारी वाली आती हैं। ये मैंने आपको बताया ही था। ठीक है ना, जहाँ पर ये तीनों चीज़ मिल जाए, स्थल मंडल भी हो, जलमंडल भी हो, वायुमंडल भी हो, उसी को बायोस्फीयर बोलते हैं। जैव मंडल उसी को ही बोलते हैं। आपने यहाँ पर समझ लिया। चलिए यहाँ पर बात करेंगे 35 नंबर के क्वेश्चन की। पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर से, लैटिन शब्द से, यूनानी शब्द से या ग्रीक? फ्रॉम विच द वर्ड एनवायरनमेंट इज ओरिजिनेट। तो किससे हुई है? यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर। ठीक है, फ्रेंच एनवायरोनेर से शब्द की उत्पत्ति हुई है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे 36 नंबर के क्वेश्चन की। यहाँ पर है मिलान वाला। सेरीकल्चर रेशम के कीटों का पालन, पीसीकल्चर सब्जी फूल और फलों की खेती, वीटीकल्चर मत्स्य पालन, हॉर्टिकल्चर अंगूर की खेती। यहाँ पर आपको करना क्या है? मिलान करना है। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में भी मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कराया था, कंसेप्ट भी मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद हो। तो सेरीकल्चर बोलते हैं रेशम के कीटों का पालन। पीसीकल्चर मैंने आपको बताया था मछलियों के पालन या मत्स्य, जो किसी कृत्रिम या मानव निर्मित जो टैंक या तालाब होते हैं उनमें जो मछलियों का प्रजनन करवाया जाता है वही पीसीकल्चर एक प्रकार से कहा जाता है। और वीटीकल्चर क्या होती है? अंगूर की खेती होती है। वीटीकल्चर क्या होती है? अंगूर की खेती को वीटीकल्चर के नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करूं हार्टिकल्चर की, हार्टिकल्चर बोलते हैं सब्जी
उगाई जाती हो, या फलों को या फूलों को, इसको उद्यान कृषि भी बोलते हैं, ठीक है ना। और एग्रीकल्चर आप लोग जानते ही हो, जिसमें हम लोग ये गेहूँ चावल वगैरह वगैरह उगाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको बताना है कौन सा राइट हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है 37 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी कि रॉन्ग वाला, गलत वाला आपको बताना है। महाद्वीपीय पर्पटी सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। शुरुआत में ही मैंने आपको तरीका बताया था, ठीक है। महाद्वीपीय जो पर्पटी है, पर्पटी को क्या बोलते हैं, पर्पटी को बोलते हैं सियाल। क्या बोलते हैं, सियाल। सिलिका एंड एल्यूमिना से बनी होती है, सिलिका एंड एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी होती है। तो पहला वाला तो यहाँ पर बिल्कुल सही इसने बताया है। महासागरीय पर्पटी को क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं, मैंने बताया था। जिसको सीमा बोलते हैं, सियाल और मैग्नीशियम से बनी होती है, सियाल और मैग्नीशियम से। इसमें लिखा है सियाल और आयरन, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। पृथ्वी की सतह पर्पटी के नीचे मेंटल व क्रोड की परत का विकास हुआ, बिल्कुल हुआ है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रोड बोलते हैं, जो कि मुख्यतः निकल और लोहे से बनी है, ठीक है, लोहे से बनी है। ये भी यहाँ पर करेक्ट है, पहला वाला भी करेक्ट है और यहाँ पर तीसरा वाला भी करेक्ट है, परंतु दूसरा वाला यानी कि बी यहाँ पर आपका गलत है। आयरन के कारण यहाँ पर गलत है, ठीक है। यहाँ पर मैग्नीशियम होना चाहिए था, ये गलत है। आपको असत्य यानी कि गलत ही तो बताना है, इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा भाई, यहाँ पर होगा बी वाला, ठीक है। आपने समझ लिया होगा। दो भूभागों को जोड़ने वाली भूमि की एक संकरी पट्टी को कहते हैं, क्या कहते हैं, स्थल डमरू मध्य कहते हैं, ठीक है ना। स्थल डमरू मध्य इसी को कहते हैं। चलिए यहाँ पर 40 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत हवाई जहाज को उड़ाने के लिए आदर्श होती है। ये मैंने आपको बता ही दिया था, आदर्श कौन सी परत होती है, तो भैया समताप मंडल यहाँ पर होती है, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें मौसम वाली कोई घटना घटित नहीं होती है, इसीलिए। मौसम वाली घटना होती है क्षोभ मंडल में, मौसम वाली घटना होती है क्षोभ मंडल में, ठीक है। मध्य मंडल में उल्कापिंड आकर के जल जाता है। उल्कापिंड का क्या होता है, उल्कापिंड जलने लगता है, ठीक है, जलने लगता है किसमें, मध्य मंडल में। वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए यहीं तक थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला हुआ है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और इस वीडियो को अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।